हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और हम देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड जो हमारी बुक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे। तो कल हमने कहाँ से सबसे पहला अपना चैप्टर शुरू किया था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो किया तो हमने पीछे से था, लेकिन जो मेन टॉपिक चल रहा था उसको हमें ध्यान देना। तो हमारा मेन टॉपिक था नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है। सिविल डिस मूवमेंट जो था हमारा शुरू हुआ, किस कारण शुरू हुआ आप जानते हैं कि नमक जैसी चीजों पर भी उन्होंने वापस कर लगाना शुरू कर दिया। दूसरी बात क्या थी, गांधी जी ने जो था अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी। कितनी रखी थी? गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा और उन्होंने कहा कि हम कैसे अपनी 11 सूत्री मांगों को आपका रख सकते हैं। उन पर उन्होंने इसकी बात की, ठीक है। और अगर उनकी कुछ 11 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। उनमें उन्होंने उद्योग वर्ग को लिया, किसान वर्ग को लिया, यानी कि सर्व वर्गों की उन्होंने इसके अंतर्गत बात की। और जब 11 मांगों को नहीं माना गया तब गांधी जी ने क्या किया? साबरमती से आपका दांडी मार्च यात्रा को प्रारंभ किया। ठीक, आप देख सकते हैं गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया कि या तो मान ली जाए, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, दांडी मार्च यात्रा शुरू करूँ। अब इन्होंने वो ही किया और 11 मार्च को उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गांधी जी ने सविज्ञ आंदोलन छेड़ दिया। और आपको पता है कि गांधी जी चलते हैं अपने 78 उनके फॉलोवर्स थे, जिनको हम अब कहते हैं वॉलंटियरों के साथ चले। नमक यात्रा उन्होंने शुरू करी और 24 दिन की लंबी यात्रा थी, जो आपका 240 किलोमीटर मील तक जानी थी, किलोमीटर जानी थी और 10 मील पर डे चली। तो इस दिन इसलिए वो 24 दिन ले गई आपका, और एक बहुत लंबी यात्रा थी। इस तरीके से इन सारी चीजों को चला गया और वहां पहुंच कर ये सारी चीजें शुरू हो गई। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था? अब एक आपने पढ़ा था असहयोग योग आंदोलन, और ये आप पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आपने दोनों को पढ़ा है, इन दोनों में बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है। वही जानते हैं, ये आंदोलन से पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप जानते हैं इससे पहले खिलाफत हुआ था। खिलाफत हुआ था और खिलाफत से क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसकी वजह से ये सारी चीजें आपका चली गई और लड़ी गई। ये आपको ठीक। तो इसमें आप थोड़ा देखेंगे तो पहले क्या हुआ? अब खिलाफ पहले वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर खिलाफत हुआ और उसके बाद असहयोग। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग के बीच कैसा डिफरेंस था, क्या आप इनको समझेंगे? चलिए देखिए, फिर मुझे बताइए कि क्या इनके बीच डिफरेंसेस था। ये देखिए गांधी जी यात्रा करके निकल रहे हैं, ठीक। कैसे इसमें नमक कानूनों को आपका तोड़ा गया, सरकारी कारखानों के सामने लोगों ने कैसे धरना प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन में 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तब भी हमने इन सब चीजों का विरोध किया। चौकीदारी जो टैक्स होता था, जो गांव में चौकीदार इकट्ठा किया करते थे, वो भी बंद कर दिए गए। मवेशी पर लगने वाला कर, आरक्षित और संरक्षित वनों पर गांधी जी ने, गुस्साई भीड़ ने कैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर दिया गया। और आप जानते हैं इनको ही, आप जानते हैं कि ये कौन थे? ये सीमांत गांधी थे। क्लियर है, प्रिंटर गांधी इनको कहा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने और बहुत सारे नेताओं को किया गया। लोगों ने बृहद प्रदर्शन हुआ, जो आपके नगर पालिका भवन है, अदालतें हैं, रेलवे स्टेशन है, उन पर हमला शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हमको यहाँ देखने के लिए मिली। महात्मा गांधी ने फिर एक बार आंदोलन वापस ले लिया। 5 बार 1931 को आप जानते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी समझौता हुआ, जो लगभग 1 लाख लोग जो आपका राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने की मांग गांधी जी ने की।
और इरविन ने उनकी समझौते की मांग को मान लिया। और क्या हुआ, उनको छोड़ दिया गया। उनको छोड़ने के बाद 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन गांधी समझौता होता है। इस समझौते को तख्तोताज रखा गया और इस समझौते का मेन पर्पस था कि जो साइमन कमीशन की जो आपकी रिपोर्ट आई थी, उसमें भारतीय संविधान को बनाने की बात की गई थी, उसको आगे बढ़ा सकें, उस पर डिस्कस हो सके, इसके लिए गोल मेज सम्मेलन रखे गए थे। और आप जानते हैं कि 1928 में जब आपका साइमन कमीशन आया, उसमें सारे अंग्रेज सदस्य होने की वजह से उसका विरोध किया गया था। क्या किया गया, उसका विरोध किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो लोगों ने आपका सत्याग्रह किया, बहस हुई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने पहले ही जो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन था उसका बहिष्कार कर चुकी थी, अब सेकंड गोलमेज सम्मेलन की तरफ आगे बढ़ रही है। क्लियर है। और इसके बदले में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हो। दिसंबर 1931 में आप जानते हैं कि इसमें आपका गांधी जी लंदन जाते हैं। क्या कहा गया, सरकार को राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में इस सम्मेलन में गांधी जी कहाँ चले गए, लंदन। वहां जाके वार्ता की, वार्ता टूट गई, निराश उनको भारत लौटना पड़ा। फिर उनका जब तक वो आए तब तक सरकार ने सबका दमन शुरू कर दिया। जैसे गफ्फार खान हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को गैर कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसको घोषित कर दिया गया। सभाओं पर, प्रदर्शनों पर, बहिष्कार पर रोक लगा दी गई। महात्मा गांधी ने सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन द्वारा शुरू कर, क्लियर है। और 1974 आते उसकी स्थिति मंद हो गई। अब लोगों को आंदोलन को कैसे लिया, ये तो स्थिति थी जो हमने कल की पूरी पृष्ठभूमि समझी, उसको मैंने आज चैप्टर से वापस लिंक किया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। गांव में संपन्न किए गए समुदाय, जैसे गुजरात में पाटीदार, उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन भी सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार की मंदी और गिनती कीमतों से बहुत परेशान थे। उनकी नकदी आय खत्म होने लग गई थी। उन्हें सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान चुकाने को तैयार न थी। चारों तरफ असंतोष था। सभी ने वैज्ञानिक में बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट हुआ और बहिष्कार किया और लड़ाई लड़ी। जब 1931 का लगान लगाने घटने मिलने लगा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में दोबारा आंदोलन आपका शुरू हो गया और बहुत बड़े हिस्से पर इनकार और बहुत बड़े ने लोगों ने मना कर दिया। आप जानते हैं कि जब गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहता था, उनमें बहुत सारे जमींदार पट्टों से जमीन लेकर खेती करने के चाह रहे थे। बड़ी लामबंदी हुई, उनको टैक्स चुकाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारी समस्या हो रही थी। और फिर गांधी जी ने मांग करी, क्योंकि रुपए को वो क्या चाह रहे थे कि स्टर्लिन जो है उसमें उसका चेंज हो जाए और स्टर्लिन में वो आपका बदल ले। उसी समय आप जानते हैं कि कुछ भारतीय उद्योगपति ने मिलकर आपका भारत और उद्योग व्यापारी संघ बनाया, जिसको हम इंडियन स्टर्लिंग एंड कमर्शियल कांग्रेस कहते हैं। फिर आपका फिक्की का संगठन हुआ, वाणिज्यिक व्यापार एवं उद्योग परिसंघ, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चर्बन और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहा गया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी बिरला जैसे लोग इसमें आए और इन्होंने इसमें आपका बढ़ चढ़कर जो है आपका भाग लिया उद्योगपति ने, ताकि हम निवेश कर सकें, खरीद कर सकें। यहाँ तक हम इनको कल जो था आपका देख चुके थे। आज हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे का जितना मैंने पढ़ाया है, किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई कुछ भी हो, मेरे बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। केवल एक जगह थी, नागपुर, जहां लोगों ने भाग लिया। क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी बार बार आंदोलन को, जब भी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता था या उग्र होता था, तो गांधी जी उसको वापस ले लिया करते थे, जिसकी वजह से लोग उनसे काफी नाराज रहते थे। ये भी था कि भाई आप बार बार आंदोलन को वापस ले लेते हो, इससे दिक्कत होती है। कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने और इतना हिस्सा आपका नहीं लिया, इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आते रहे, मजदूर
कांग्रेस से छटने लग गए। एक कारण ये निकला, दूसरा क्या आया कि जब उद्योगपति कांग्रेस के पास आएंगे तो लोगों को लगा कि अब कांग्रेस उद्योगपति की संस्था हो गई है, ये हमारे हित की अब बात नहीं करेंगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मजदूर अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। फिर कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कुछ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कुछ गांधीवादी विचारधारा विचारों को, कम वेतन व खराब कार्यस्थली को के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटे नागपुर में टिन खानों में हजारों मजदूर ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस कार्यक्रम में मजदूर मांगों का असहमति करने के लिए नहीं हिचका रही थी। कांग्रेस को लगता था कि उद्योगपति आंदोलन से दूर चलते जाएंगे, समाजवादी विरोधी ताकतें फूट पड़ेंगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा ले लिया। गांधी जी नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें इन बातों के सुनने के लिए घर से बाहर नहीं आई। उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया और नमक बनाया, भीख और विदेशी कपड़े व शराब की पैकिंग की और बहुत सारी महिला जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं एक्टिव थी, यानी कि जो बड़ा वर्ग माना गया जिनको, वो लोग उसमें आपका शामिल थी। जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिला आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। जो संपन्न है यानी कि जो आपके बड़े परिवार जमींदार से हैं, वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। बाकी मजदूर वर्ग तो अपना पेट पालने में बिजी हैं अब भी। क्लियर है? तो गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना और पवित्र दायित्व आपका दिखाया गया कि औरतों को राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, ये उनका पवित्र दायित्व है। लेकिन सामाजिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई और भारी बदलाव आना था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी मांग, अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना था। औरतों का असली कर्तव्य है कि इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में कभी भी महत्वपूर्ण पदें और औरतों को जगह से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में दिलचस्पी थी। कांग्रेस को क्या थी, जिस तरह का वो काम कर रहे थे, औरतें आ रही थी, लोगों को भीड़ दिखाई दे रही औरतों की। गांधी जी यही चाहते थे कि हमारी भीड़ में भी औरतें दिखाई दें। तो देखिए एक दृश्य आपके सामने दिखा है, कितनी बड़ी मात्रा में औरतें खड़ी हुई हैं और ये असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक झलक है। देख लीजिए, कुछ पूछना है इसमें आपका, पूछ लीजिए। ठीक है, ये देखिए औरतें शामिल, हम इसको पढ़ेंगे। तो आप देखिए क्या पर्पस था गांधी जी का औरतों को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाने का, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर महिला भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी तो आंदोलन और व्यापक होगा। जो औरतें घर में बैठी हुई हैं उनको भी एक मनोबल मिलेगा और वो भी अपना विरोध प्रदर्शन में हिस्सादार हो सकेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें गांधी जी सोचे। चलिए अब कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा की सीमा, कुछ इस आंदोलन की आपका लिमिटेशन भी थी। भाई अगर आंदोलन है तो कुछ सीमाएं रखी गई होंगी कि आप इसमें हिंसा नहीं कर सकते, इतने समय तक चलेगा, ये हमारा उद्देश्य है, उसके बाद हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे। ऐसे कुछ चीजों को लेकर तो शुरू हुआ ही होगा। चलिए, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। क्या थे? सभी लोग अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा एक समूह ही राष्ट्र में अछूता था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सर्व स्वर्ण हिंदू सनातनी पंथों से डरी हुई थी। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना ही 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। कि जब तक हम जो हमारे यहाँ अछूत बना हुआ है, जो छुआछूत है, जब तक हम इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देते अपने समाज में से, तब तक हम 100 साल तक भी हम स्वराज की बात नहीं कर सकते। हम स्वराज प्राप्त नहीं, हम बात कर रहे हैं स्वराज की, स्वराज प्राप्ति की, लेकिन स्थिति देखिए, स्थिति क्या है कि हम छुआछूत के अंदर इतने ज्यादा आपका बिजी हैं।
अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर का जन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। यहाँ से ही गांधी जी ने एक शब्द दिया अछूतों के लिए, जिनको कहा गया हरिजन यानी ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की संतान। वो लोग जो लोग आपका सफाई का काम करते थे, सोच वगैरह उठाते थे, इस तरह काम करते थे, हमारे समाज ने बड़ा उनको हीन दृष्टि से देखा, जबकि वो सबसे अच्छा काम वही कर रहे थे। लेकिन उनको क्या कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया हमारे समाज ने। जैसे बहुत सारी स्थिति हुई, जैसे उनको मंदिरों में प्रवेश देने में दिक्कत की गई, सार्वजनिक जगह जैसे आपके तालाब हो गया, सड़क हो गया, कूप स्नान आदि को समान अधिकार के लिए उन्होंने सत्याग्रह करा। अगर उन्हें कुएं से पानी पीना तो उसके लिए भी उन्होंने अधिकार लड़े, संघर्ष लड़े। मैला ढोने वाले, काम करने वाले, प्रतिष्ठित दिलाने वाले लोगों ने खुद शौचालय साफ करने लगे, ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपने हृदय परिवर्तन करेंगे और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ेंगे। कह रहे ये पाप है कि आप किसी लोगों को साथ हीन दृष्टि दिखाते हैं, उसको छू नहीं रहे हैं कि नहीं हम नहीं छुएंगे, इस तरह की चीजें थी। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या का अगला राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे, उन्होंने शिक्षित संस्थाओं का आरक्षण लेने के लिए आवाज उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही। अब जब उनको अलग थलग रखा गया, उन्होंने कहा कि हमको भी एजुकेशन में कुछ संस्थानों में आपका रिजर्वेशन दिया जाए, हमारा प्रोविजन किया जाए। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र उठे, और इसलिए गांधी और आपका जो है अंबेडकर समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से, ये पूना समझौते के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से आपका जानते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक, वहीं से विधायी परिषद के अलावा दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके, और जहां पर आप कहा अलग से निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, या कोई और नहीं खड़ा हो सकता है, यहाँ केवल दलित ही खड़ा हो, उसी का चुनाव हो, उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण तो दूर हो सकती है। कह रहे इसी तरह से आप चाहते हैं तो ही ये जो सामाजिक अपंगता बनी हुई है ना, ये आपकी दूर हो सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित की हिस्सेदारी काफी असीमित थी। महाराष्ट्र नागपुर के क्षेत्र में बगतौर से दिखाई देती है, और संगठन काफी मजबूत थे। कैसे थे? संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में दलित के दमित वर्ग यानी कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट है, 1930 में किसने बनाया? डिप्रेस एसोसिएशन बनाया, यानी कि जो आपके दलित लोगों का एक उन्होंने आपका एसोसिएशन बनाया। उन्होंने कहा कि हम लोग अछूत नहीं है, हम डिप्रेस हैं, समाज ने हमको दाब दिया है, मूलधारा ने। तो क्या कहा गया? इनको डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनके काफी विवाद हुए। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमर अनशन पर चले गए। उनका मत था कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उन्हें एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे दमित वर्ग यानी कि जिनसे बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद को आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उन्होंने मतदाता समान्य प्रणाली से ही होता है, फिर भी आपका दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन को आशंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन का शान पड़ जाने के कारण मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था, यह महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू जैसे महासभा, हिंदू धार्मिक आपका राष्ट्रवाद संगठन में काफी करीब दिखने लगी। लोगों को लगा कि अभी हिंदूवादी संगठन हो गई। ठीक, और इसी कारण मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कटकर उनसे अलग हो गया। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब हुए, दोनों आपका धार्मिक उग्रता के जुलूस निकालने लगे। कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव के दंगे दिखाई दिए। हर दंगे के साथ दोनों मुस्लिम समुदायों के बीच काफी फासला बढ़ गया। ठीक,
और ये चीजें आपकी होने लगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो एक बार पीछे देखिए कैसी कैसी स्थिति हो रही है, क्या है, कितना हमने पढ़ा, कितना आपको समझ आया, एक बार अच्छे से गौर कर कर देख लीजिए। फिर इसमें मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्या संगठन हो रहे, पूना पैक्ट कैसे हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनकी राय नहीं मानी, बाद में उन्होंने क्या किया, पूना पैक्ट समझौता किया, फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच बढ़ी। चलिए, हो गया, देख लिया इतना आप लोगों ने। देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद सेवाग्राम आश्रम, वर्धा 1935। तीन व्यक्ति हैं वर्धा आश्रम से निकले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर है, ये पारसी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर एक बार गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल था। मेन जो कहानी थी वो क्या था, विधान परिषद में जो सभा है उनके प्रतिनिधि को लेकर था, मेंबर को लेकर था। आप कह रहे हैं कि जो आपका मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल्य प्रांत यानी कि बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुपात के प्रतिनिधि में दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने की तैयारी छेड़ रहे थे कि जिस तरह से भैया आपने दलितों के लिए किया है ना, आप हमारे लिए भी कर दो, कि जिस तरह पे जहां पर आपका दलित बहुमूल्य क्षेत्र है वहां से केवल आपका दलित ही लड़ेगा और वो ही वोट देगा और कोई नहीं लड़ सकता। अब यहाँ कांग्रेस और इनके बीच में आपका मेन तनातनी शुरू हो जाएगी। प्रतिनिधि के सवाल पर यह बहस बहुत चल रही थी। 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.एन. राय ने समझौता कर लिया और प्रयास खुलेआम निंदा शुरू हो गई। जैसे ही मुद्दे के समाधान की सारी संभावना समाप्त हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस समुदाय के बीच निसंदेह और अविश्वास का माहौल बन गया। कांग्रेस के करते हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुसलमान नेता, बुद्धिजीवी भारत अल्पसंख्यकों के मुसलमान की हैसियत से लेकर चिंतित जताए जा रहे थे। उन्हें भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति की पहचान खो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं इसके बीच जो हमारी पहचान है वो ही आपका खो जाए, तो कहीं पहचान हमारी गुमनाम ना हो जाए इसके बीच। ठीक, ये सारे स्थिति आपको दिखाई देगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। आप चैप्टर नंबर इसमें 4 बढ़ेंगे, सामूहिक अकेलेपन का भाव। आप इनकी इमेज देखिए, ये है भारत के बहुत कद्दावर नेता जो इनको गरम दल का नेता भी माना गया है। इनका नाम आप देखिए, बाल गंगाधर तिलक हैं ये। ठीक है, 20 शुरुआत में बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुए। राष्ट्र की भावनाओं तभी पनपी जब लोग ये महसूस करने लगे कि एक राष्ट्र के अंग हैं और एक दूसरे की एकता के सूत्रपात में बंधे हैं। इनमें कोई साझा बात ढूंढ लेंगे, लेकिन लोगों के मस्तिष्क में यथार्थ रूप से कैसे लगेंगे। विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रीय भावनाओं से संबंध था। अलग महसूस करने अकेलेपन की भावना जागृत हुई। सामूहिक अकेलेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलने में पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी संस्कृति प्रक्रियाएं भी थी जिनके द्वारा राष्ट्र लोगों की कल्पना इसके दिल और दिमाग पर छा गई। राष्ट्र की पहचान में सबसे ज्यादा तस्वीरों में अंकित की जाती थी। इनमें लोगों में ऐसी छवि गढ़ने में मदद की गई जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकें। 20वीं शताब्दी में राष्ट्र के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। इस निर्माण के आरंभ में आप देखेंगे एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1970 के दशक में उन्होंने भारत की मातृभूमि की संस्कृति की वंदे भारत आपने गीत लिखा। इसके बाद ने आंध्र मठ उपन्यास में शामिल किया और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता का विख्यात छवि चित्र की। इस पेंटिंग ने भारत को एक
सन्यासिनी के रूप में दिखाया, शांत, गंभीर, वैष्णवी, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त इसमें दिखाया गया। आगे चलकर ये छवि बड़े पैमाने पर तस्वीर उतारे जाने लगी और कलाकारों की यह तस्वीर बनने लगी। भारत माता की छवि विविध रूप में ग्रहण की गई और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। ध्यान रखना, ये अंबीनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई इमेज थी और जब भी आप देखते हैं शुरुआती आंदोलन में भारत माता की ये आपको इस तरह की जो है आपको जो है दिखाई देगी। ठीक है, ये छवि आपको दिखाई देगी और आप इसको देखिए। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए और ये हैं हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री। आप जानते हैं इनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका एक लोकप्रिय आपका जो इमेज है वो आपका बनाई गई। ठीक है, फिर आपने ये वाला चित्र देखा होगा भारत माता का। ये चित्र बड़ा फेमस हुआ, बहुत प्राचीन टाइम में चला। शेर के साथ आपको हाथी, अब आपको हाथी नहीं दिखाई देगा, शेर दिखाई देगा और इस तरह से भारत माता की इमेज जो है आपको बनी हुई दिखाई देगी। ठीक, तो इस तरीके से राष्ट्र भावना की चीजें शुरू हुई और निष्कर्ष क्या निकला? आप निष्कर्ष को थोड़ा सा आप खुद पढ़िए, क्योंकि पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में आपको निष्कर्ष निकल जाएगा। थोड़ा सा लाइन है, क्योंकि कल हम फिर नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, एक पेज भी नहीं है, तो इसको आप खुद पढ़ लीजिए और आप देखिए कैसे भारी भड़की भीड़ भड़कम ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया। कितने सारे क्रांतिकारी, कितने आंदोलनकारी ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान दिया और यही कारण है कि आज हम इस स्वतंत्रता का जो आनंद है वो आपका चख रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी भारत माता की छवि का एक फोटो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार पूरे चैप्टर को आप लोग घर से आए अच्छे से पढ़िए, इसका रिवीजन करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी बच्चे की रहती है चैप्टर से संबंधित, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।